Subscribe Education Online and don't forget to press the bell icon for more update. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं लेसन 4 द होम कमिंग। होम कमिंग लिखा है किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस होम कमिंग चैप्टर का हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए संपूर्ण पाठ का हिंदी रूपांतरण, और आपको साथ में मिलेगा पीडीएफ। तो वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ आपको कहां और कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पूरा चैप्टर को आप पढ़िएगा, समझिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। कहानी भी काफी रोचक है। चैप्टर का नाम है द होम कमिंग, यानी कि घर वापसी। लिखा किसने है? बाई रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ये हमारे चैनल का लोगो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैसेज की तरफ। फटीक चक्रवर्ती, चूंकि ये बंगाली यानी कि बंगाल की ये कहानी है, इसलिए इसमें बंगाली नाम भी आपको मिलेंगे और बंगाली कई शब्द भी मिलेंगे। ठीक है, तो फटीक चक्रवर्ती वॉज रिंग लीडर एमॉन्ग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटीक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का सरदार था। क्या था? सरदार था। रिंग लीडर किसे कहते हैं? सरदार को या फिर मुखिया को। जैसे कि आपने देखा होगा रिंग मास्टर। तो रिंग मास्टर कौन होता है? सर्कस में जो जानवरों को कमांड देता है उसे कहते हैं रिंग मास्टर। तो वैसे ये रिंग लीडर। ठीक है, अ न्यू मिसचफ गॉट इनटू हिज हेड। मिसचफ मीन्स होता है शैतानी। तो एक नई शैतानी उसके दिमाग में आई। देयर वॉज ए हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। तो नदी के समतल कीचड़ में, मड फ्लैट मतलब कि समतल कीचड़, एक बराबर कीचड़ में लकड़ी का एक लट्ठा, लॉग मतलब क्या होता है? लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, जो कि एक नाव के मस्तूल, मास्ट मतलब होता है मस्तूल, नाव का मस्तूल के आकार में आने की प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक है, he decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने निश्चय किया कि वे सब मिलकर उस लट्ठे को पूरी ताकत से उसी जगह से लुढ़काते हुए दूर ले जाएंगे। The owner of log would be angry and surprised and they would all enjoy the fun. इस लट्ठे का मालिक जो है वो क्रोधित होगा और आश्चर्यचकित होगा तथा वे सब मजे लेंगे। Enjoy one seconded the proposal and it was carried unanimously. मतलब कि everyone seconded मतलब होता है कि प्रत्येक ने इस प्रस्ताव को मान लिया। प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव होता है। एंड इट वॉज कैरिड अनएमोसली, और इसको सर्वसम्मति से ले गया मतलब कि सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हो गया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर shouted up and sat down on the log in front of them all without a word. मतलब लेकिन जैसे ही मजा आने वाला था, माखन फटीक का छोटा भाई घूमते हुए आया और उन सब के सामने बिना कुछ कहे लट्ठे पर बैठ गया। ठीक है, तो साउटर्ड मतलब क्या होता है? साउटर्ड मतलब होता है टहलते हुए आया। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट। एक सेकेंड के लिए सभी बच्चे हैरान हो गए, सभी लड़के हैरान हो गए। He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. उसमें से एक लड़के ने डरते डरते उससे उठाने के लिए धक्का दे दिया, लेकिन वह बेपरवाह ही रहा, मतलब वहां से वह नहीं हिला। टिमिडली मतलब होता है डरते डरते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स मतलब गेम की निरर्थकता को। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ना हो जिस गेम को, उसको। तो वह एक छोटे दार्शनिक की तरह खेलों की निरर्थकता पर ध्यान लगाता रहा। फटिक वॉज फरियस, फटिक गुस्से में आ गया।
माखन ही क्राइड, वह चिल्लाया माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रैश यू। माखन अगर तुम इसी क्षण नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, और माखन और आराम से संभल करके उस पर बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज कीप हिज रेगल डिजेंट्री बिफोर द पब्लिक, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज ट्रेड। अगर फटीक को अपना शाही गौरव सबके सामने रखना था तो यह साफ था कि उसे अपनी धमकी को पूरा करना था, नहीं तो उसका जो गौरव था वो नहीं रह पाता उसके दोस्तों के सामने, वह तानाशाह बन करके नहीं रह पाता। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन संकट के समय उसका साहस जवाब दे गया। ठीक है, क्राइसिस मतलब संकट होता है, करेज मतलब साहस। हिज fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. ओके, ऐसा लगा कि उसका सातिर दिमाग उसके भाई से युक्ति चालन में यानी कि चाल चलने में नाकाम हो गया। ठीक है, मैन्यूअर मतलब क्या होता है, चाल चलना, नाकाम हो गया, और उससे उसके अनुयायियों यानी कि उसके फॉलोअर्स को उसका मजाक बनाने का अवसर मिल गया। ठीक है, उसके मजाक बनाने का अवसर मिल गया। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, और उसने आदेश दिया कि लट्ठे के साथ साथ माखन को भी लुढ़का दो। माखन हियर द ऑर्डर, माखन ने आदेश सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और वह अपने सम्मान पर अडिग रहा, मतलब वह नहीं हिला, वह यह सोच करके नहीं हिला कि अगर वह हिल गया तो उसकी हार हो जाएगी। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, लेकिन उसने तथ्य की अनदेखी इस तरह कर दी, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट। पेरिल मतलब क्या होता है, संकट। तो लेकिन उसने तथ्य की अनदेखी इस तरह कर दी जैसे कोई व्यक्ति सांसारिक प्रसिद्धि के लिए उससे जुड़े जोखिमों को उठा लेता है। ठीक है, द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट, calling out 1 2 3 go. At the word go, the log went, and with it went माखन्स फिलॉसफी, ग्लोरी एंड ऑल। लड़कों ने पूरी ताकत से उस लट्ठे को 1 2 3 और गो बोलते हुए उठाना शुरू किया। जैसे ही शब्द गो बोला गया, लट्ठा चला गया और माखन का ध्यान, उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ चला गया। All the other boys shouted themselves hoarse with delight. सभी अन्य लड़के अपनी कर्कश आवाज में, अपनी तेज आवाज में खुशी मनाने लगे। बट फटिक वॉज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा डर गया था। ही न्यू वॉट वॉज कमिंग, वह समझ गया था कि क्या होने वाला था। एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फर्लिस। वह समझ गया था कि क्या होने वाला था, और जैसा कि उसे यकीन था, एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम द मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट द स्क्रीमिंग लाइक द फर्लिस। वह और जैसा कि उसे यकीन था, माखन आवेश में जमीन से उठा। He rushed as Fatik and scratched his face and beat him and kicked him and they went crying home. वह फटिक की तरफ दौड़ा और उसका मुंह नोच लिया तथा उसे पीटा, वह लात मारी और फिर रोते हुए घर चला गया। The first act of the drama was over. नाटक का पहला अंक समाप्त हो चुका था। Fatik wiped his face and sat down on the edge of a sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. फटिक ने अपना चेहरा साफ किया तथा नदी किनारे पड़े एक पेड़ के गांठ पर बैठ गया और घास का तिनका चबाने लगा। घास का तिनका अपने मुंह में लेकर के चबाने लगा। ठीक है, a boat came up to the landing and a middle-aged man with gray hair and dark mustache
स्टेपेड ऑन शोर, एक नाव किनारे पर आकर रुकी। क्या हुआ? एट ए बोट केम अप टू द लैंडिंग, मतलब एक नाव किनारे पर आकर रुकी और एक मध्यम उम्र का व्यक्ति, ए मिडिल एज मैन विथ ग्रे हेयर, सफेद बाल के साथ और डार्क मस्टर्ड, यानी कि एक और काली मूछें थी, सफेद बाल थी, काली मूछें थी, किनारे पर उतरा। He saw the boy sitting there doing nothing and asked him where the चक्रवर्तीज lived. उसने वहां खाली बैठे हुए लड़के को देखा और उससे पूछा चक्रवर्ती कहाँ रहते थे। फटिक वेंट ऑन chewing the grass. फटिक घास चबाता रहा एंड सेड, और बोला, ओवर देयर, वहां पर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह पता लगाना संभव था कि उसका इशारा किस तरफ था। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने दोबारा उससे पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out, and continued to chew the grass as before. वह अपने पैर को इधर उधर घुमाता रहा और बोला, जाओ ढूंढ लो, और पहले की तरह घास चबाता रहा। But now a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. लेकिन अब एक नौकर घर से आया और फटिक को बताया कि उसकी मां उसे बुला रही थी। फटिक रिफ्यूजेस टू मूव, फटिक ने जाने से इनकार कर दिया। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन नौकर इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था, वह ऐसी स्थिति पहले से जानता था। ही टुक फटिक अप रफली एंड कैरिड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेन, और उसने जबरदस्ती फटिक को उठाया और उसे ढकेलते हुए तथा गुस्से से संघर्ष करते हुए ले गया। When फटिक came into the house, his mother saw him. जब फटिक घर में आया उसकी मां ने उसे देखा। She called out angrily, वह गुस्से से बोली, So you have been hitting माखन again? तो तुमने फिर से माखन को मारा। फटिक answered indignantly, फटिक ने उत्तर दिया, नहीं, नो आई हैवंट हु टोल्ड यू डैट, नहीं, मैंने नहीं मारा, आपसे यह किसने कह दिया। हिज मदर साउटेड, उसकी मां चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक से कहा, आई टेल यू आई हैवंट, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने नहीं मारा। यू आस्क माखन, आप माखन से ही पूछ लीजिए। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, माखन ने सोचा कि वह अपने पहली वाली बात पर ही अडिग रहेगा। ही सेड यस मदर, उसने कहा हाँ मां, मतलब कि फटिक ने उसे मारा है। फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मुझे मारा। फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एक्साउटेड, फटिक का धैर्य पहले ही जवाब दे चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस गलत बात को, इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रश्ड एट माखन, वह माखन की तरफ दौड़ा। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और यह कहते हुए उस पर वार किया। टेक दैट, ही क्राइड, वह चिल्लाया, यह ले। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, और वह वार करते हुए चिल्लाया, ये ले, वह चीखा, और ले, झूठ बोलने के लिए ले। दिस हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, उसकी मां ने उसी क्षण माखन को एक तरफ रखा, मतलब कि तरफदारी किया। एंड पुल्ड फटिक अवे बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और फटिक को खींचते हुए अपने हाथों से पीटने लगी। व्हेन फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक ने उन्हें अपने से अलग किया तो वह चीखी। फटिक पुश्ड हर असाइड, फटिक ने जब अपने से अलग किया। सी साउटेड, वह चीखी, व्हाट आई यू लिटिल विलेन, क्या, अरे दुष्ट, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तू अब अपनी मां को भी धक्का देगा। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल juncture that the gray-haired stranger arrived.
उसी जटिल परिस्थिति में एक सफेद बालों वाला अजनबी वहां आ पहुंचा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वॉज। उसने पूछा कि क्या बात है। फटिक लुक्ड सिपिस एंड असेम्ड। फटिक डरा हुआ और शर्म से उसे देखने लगा। बट वेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जब उसकी मां ने पीछे मुड़कर उस अजनबी को देखा, हर एंगर वॉज चेंज टू सरप्राइज, उसकी गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फॉर सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया था और बोली, वाई दादा वेयर हैव यू कम फ्रॉम, क्यों दादा आप कहां से आए। बंगाली में दादा को भाई कहा जाता है, मतलब भाई को दादा कहा जाता है। As she said these words, she bowed to the ground and touches his feet. यह शब्द कहते कहते वे जमीन पर झुकी और उनके पैर छुए। Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. जैसे ही उनकी शादी हुई थी, उनके भाई चले गए थे और उन्होंने बॉम्बे में अपना व्यवसाय शुरू किया था। बॉम्बे आज का जो मुंबई शहर है उससे पहले बॉम्बे कहा जाता था। His sister had lost her husband while he was in Bombay. जब वे बॉम्बे में थे तो उनकी बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। बिशंबर हैज नाउ कम बैक टू कलकत्ता। बिशंबर अब कलकत्ता वापस आ गए थे। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और तुरंत ही उन्होंने अपने बहन के बारे में पूछा था। इंक्वायरी मतलब क्या होता है, पूछना। उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछा। ही हैड देन हैस्टेंड टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर सी वॉज, और जैसे ही उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला वे उससे मिलने चले आए थे। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। अगले कुछ दिन बड़ी प्रशंसा से बीते। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज। भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फतिक वॉज ए परपेचुअल नॉनसेंस। उसने बताया मतलब कि उसके भाई ने जो बताया, बिशंबर ने बताया कि फटिक जो है बिल्कुल बेकार है। नहीं, फटिक जो है बिल्कुल बेकार। ही वॉज टोल्ड, ये देखिए पैसिव वॉइस है, तो मतलब उसे बताया गया, उनके भाई को बताया गया कि फटिक बिल्कुल बेकार है, बहुत बदमाश है। ही वॉज लेजी, वह आलसी है। डिसओबिएंट, आज्ञाकारी भी नहीं है, मतलब कहना नहीं मानता है। एंड वाइल्ड, और उपद्रवी है। विल्ड मतलब उपद्रवी है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन सोने की तरह अच्छा है। एज क्वाइट एज लैम्ब, और भेड़ की तरह समान सज्जन है, मतलब कि सीधा है। जैसे गाय की तरह सीधा बोला जाता है वैसे भेड़ की तरह सीधा है। वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ाई में मन लगाने वाला है। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। बिशंबर ने दयालुता से फटिक को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने को कहा। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और अपने बच्चों के साथ उसको कलकत्ता ले जाकर के पढ़ाने की बात कही। द विडोज मदर readily agreed, विधवा मां तुरंत मान गई। When his uncle asked फटिक if he would like to go to कलकत्ता with him, जब फटिक के मामा ने उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाने की बात कही, his joy known to no bounds, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड ही सेड, और वह कहा, ओ यस अंकल, ओ यस अंकल, ओ हाँ मामा जी, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मींट इट। एक तरीके से ऐसा लगता था जैसे कि वह यही तो चाहता था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट राइड ऑफ फटिक। मां के लिए फटिक से छुटकारा पाना अत्यधिक आरामदायक था। सी हैड ए प्रीज्यूस अगेंस्ट द बॉय, दोनों भाइयों में कोई प्यार ना होना। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों में कोई प्यार ना होना उसके मन को क्षति पहुंचाता था। शी वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड आइदर ड्राउन माखन सम डे
in the river or break his head in a fight or run him into some danger or other। उनके मन में हमेशा यह डर बना रहता था कि किसी दिन वह माखन को नदी में डुबो देगा या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा। कौन? तो फटिक, या उससे किसी न किसी खतरे में फंसा देगा, some danger or other। At the same time she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away। साथ ही वह फटिक के जाने की उत्सुकता को देखकर निराश भी रहती थी। फटिक as soon as all was settled, फटिक सब कुछ निश्चित हो गया, kept asking his uncle every minute when they were to start, तो बार बार अपने मामा से पूछने लगा कि कब चलेंगे। He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of 3 the nights। वह पूरे दिन प्रफुल्लित और तैयार रहता था, अक्सर रात को भी जगा रहता था। He bequeathed to Makhan in perpetually his fishing rod, his big kite and his marbles। उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, अपनी बड़ी पतंग और अपने कंचे सब माखन को विरासत में दे दिए थे, वो जाने की खुशी में। Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded। वास्तव में इस जाने के समय उसकी माखन के प्रति उदारता असीमित थी। When they reached कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुंच गए, फटिक made the acquaintance of his aunt for the first time। जब वे कलकत्ता पहुंचे तो फटिक पहली बार अपनी मामी से मिला। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family। वह अपने परिवार में अनावश्यक बढ़ोतरी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब कहानी का जो सैड एंगल है वो शुरू हो रहा है धीरे धीरे। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। वह बड़ी ही मुश्किल से अपने 3 लड़कों का प्रबंध कर पाती थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting। और एक 14 वर्ष के गांव के लड़के का उनके बीच आ जाना यह उनको अच्छा नहीं लगा, यह बहुत अप्रिय था। Bisambar should really have thought twice before committing such an indiscretion। बिसंबर को इस तरह की बात करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। Think twice। In this world of women affairs there is no worse nonsense than a boy at the age of 14। इस मानवीय संसार के झमेलों में एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल हो, उससे बड़ी कोई बाधा नहीं हो सकती। ऐसा किसका सोचना था? यह फटिक के मामी का सोचना था, ऐसा फटिक के आंट का सोचना था। He is neither or dimensional nor useful। It is impossible to show affection on him as one a little boy and he is always getting in the way। न तो वह आकर्षक सजावटी होता है, न ही उपयोगी। उसके ऊपर एक बच्चे की तरह प्यार बरसाना असंभव होता है और वह हमेशा रास्ते में आता रहता है। If he talks with a childish lips, he is called a baby। यदि वह एक बच्चे की तरह तुतलाता है तो उसे बच्चा कहा जाता है। And if he answers in a grown up way, he is called impatient। अगर वे एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है तो उसे अनुपयुक्त बताया जाता है। In fact, any talk at all from him is resented। जो भी वह कहता है उसका विरोध किया जाता है। Then he is at the unattractive growing age। तब वह एक बदसूरत बढ़ती हुई उम्र में होता है। He grows out of his clothes with incidents haste, his voice grows hoarse and breaks and quavers, his face grounds suddenly angular and unsightly। तब वह एक बदसूरत बढ़ती हुई उम्र में होता है। वह अपने कपड़ों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ता है। उसकी आवाज भारी हो जाती है और वह अटक अटक कर कांपते हुए स्वर में गाने लगता है।
It is easy to excuse the shortcomings of early childhood. बचपन की गलतियों को माफ करना आसान होता है, बट लेकिन इट इज हार्ड टू टॉलरेट इवन अनअवॉइडेबल लैप्सेस इन द बॉय ऑफ 14। लेकिन एक 14 साल के लड़के की गलतियों को सहन करना अनिवार्य हो जाता है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। लड़का स्वयं दर्द से संकोचित हो जाता है, मतलब कि संकोची हो जाता है, किसी से कुछ कहने में सहमा हो जाता है। When he talks with elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his very existence. जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो यह घबराहट में ढीठ हो जाता है, या बेचैन होकर शर्माने लगता है, या फिर उसे अपने अस्तित्व पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। Yet it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him condescension. डिवोटेड स्लेव मतलब होता है कि दास, डिवोटेड मतलब समर्पित। जबकि इस उम्र में उसके दिल में होता है कि उसे प्यार और पहचान मिले, और वह उस व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है जो उस पर ध्यान देता है। ठीक है, बट नन डेयर ओपनली लव हिम। लेकिन कोई भी उसे खुले रूप से प्यार नहीं दर्शाता है। फॉर दैट वुड बी रिग्रेट एज अनड्यू indulgence and therefore bad for the boy। क्योंकि उसे अनुचित आसक्ति माना जाता है जो उस लड़के के लिए सही नहीं होगा। So what with scolding and chiding he becomes very much like a stray dog that has lost his master। इसलिए क्या डांटना और तिरस्कार करना, वह बिल्कुल एक आवारा कुत्ते के समान हो जाता है जिसका मालिक उसे छोड़ करके चला गया हो। फॉर ए बॉय 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज। और एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर ही स्वर्ग के समान होता है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपुल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, while the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them। एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना एक छोटे से अत्याचार के समान था। किसी स्त्री के द्वारा प्यार से बात या व्यवहार किया जाना परम आनंद की चरम सीमा था, और उसके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। It was anguish to Fatigue to be the unwelcome guest in his aunt's house, despised। पहले इतना देख लेते हैं। यह फटिक के लिए जो पीड़ा थी, दुखद था, वह कि वह अपनी मामी के घर अवांछनीय था, मतलब कि मामी उसको नहीं चाहती थी उस घर में रखना। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वोमन, हर मौके पर वह इस बुजुर्ग औरत द्वारा तिरस्कृत किया जाता था। एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन, हर मौके पर। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, जब भी वह उससे कुछ करने के लिए कहती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड दैट ही वुड ओवर डू इट, और वह इतना ज्यादा खुश हो जाता था कि वह उससे ज्यादा ही कर देता था। एंड देन सी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, और तब वह उसे बताती कि इतने बेवकूफ मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने पाठ पर ध्यान दो। द क्रैम्प्ड एटमोस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's हाउस oppressed Fatigue so much that he felt that he could hardly breathe। अपनी मामी के घर में उपेक्षा के तंग वातावरण ने फटिक पर इतना जुल्म किया कि उसे ऐसा लगता था कि सांस लेना भी मुश्किल है। He wanted to go out into the open country, वह खुले गांव में जाकर के
जाना चाहता था एंड फील हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और अपने फेफड़ों से स्वतंत्र सांस लेना चाहता था, आजाद सांस लेना चाहता था। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन वहां पे कोई खुला गांव नहीं था। यहां बता दे कंट्री मतलब देश भी होता है और कंट्री मतलब गांव भी होता है, जैसे कंट्री पीपुल कहते हैं यानी कि देहाती लोग कहते हैं, उस तरह से। surrounded on all sides by Calcutta houses and walls. कलकत्ता में चारों तरफ दीवारें और घर बने हुए थे। We would dream night after night of his village home. वह हर रात अपने गांव वापस जाने के सपने देखा करता था। And long to be back there. उसे और वहां पर जाना चाहता था। He remembered the glorious meadow where he used to fly his kite all day long. उसे वह शानदार चारागाह याद आते थे जहां वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। The broad river banks where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy. वह चौड़ी नदी का किनारा जहां वह गाते और चिल्लाते हुए खुशी से पूरा दिन बिताता था। The narrow brook where he could go and dive and swim at any time he liked. वह छोटा सा झरना जहां पर वह कभी भी जब चाहे डुबकी मार सकता था और तैर सकता था। तो ये सब चीजें उसे याद आ रही थी। He thought of his band of boy companies over whom he was despot. Despot मतलब राज करना। उसे अपने समूह के साथी लड़के याद आते जिनमें वह तानाशाह था। And above all the memory of that tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. और सबसे ज्यादा उसे अपनी आतताई माँ की याद आती थी जिसने उसके विरुद्ध पक्षपात किया था। यही विचार उसे दिन रात परेशान करते रहते थे। A kind of physical love like that of animals, एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसा कि जानवरों में होता है। A longing to be in the presence of the one who is loved, किसी ऐसे के सामने होना जिससे आप प्यार करते हो। And inexpressible wistfulness during absence, और किसी के ना होने पर प्रकट ना करने योग्य जो मन में व्यथा होती है। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, एक शांत चीख जो दिल में उसकी माँ की याद करती थी। लाइक द लोइंग ऑफ ए काल्फ इन द ट्विलाइट्स दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट एलाइटेड द साई नर्वस लीन अनकाउंट एंड अगली बॉय। शाम के समय एक बछड़े के संभाने यानी कि रंभाने के समान थी। यह प्यार जो कि एक जानवर के रूप में स्वाभाविक था, वे उस शर्मीले, बेचैन, पतले, भद्दे और करूप लड़के को उत्तेजित कर देते थे। ठीक है, साई मतलब शर्मीला, नर्वस मतलब कि बेचैन, लीन मतलब पतला, अनकाउट मतलब कि भद्दा और अगली मतलब कि करूप। ठीक है, नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, कोई भी इसे समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कॉन्टिन्यूली, लेकिन उसका दिमाग लगातार इसी का शिकार था। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटिक, पूरे स्कूल में फटिक से ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and like an overladen as patiently suffered all the blows that come down on his back. जब भी अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते थे तो उसका मुंह खुला और शांत रह जाता था। एक अतिरिक्त भार से लदे हुए गधे के समान वह धैर्यपूर्वक उन सभी वारों को सहन कर जाता था जो उस पर पड़ते थे। When other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed at the roofs and distant houses. जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते थे तो वह जिज्ञासा से खिड़की के पास खड़ा हो जाता तथा दूर घरों की छतों का देखा करता था। और अगर if by chance he spied children
playing on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. अगर संजोगवश वह बच्चों को खुली छत पर खेलते हुए देख लेता था तो उसका दिल इच्छाओं से भर जाता था, उसे भी खेलने की इच्छा करने लगती थी. वन डे ही समॉन्ड अप ऑल हिज करेज. एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटा करके एंड आस्क्ड हिज अंकल, अपने मामा जी से पूछा, अंकल वेन कैन आई गो होम, मामा जी मैं घर कब जा सकता हूँ. हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा उत्तर देते हैं, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों का इंतजार करो. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां नवंबर से पहले कहाँ आने वाली थी. एंड देयर वॉज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और एक लंबा समय अभी इंतजार करना था नवंबर आने में. वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक. एक दिन फटिक की अपनी जो पाठ्य पुस्तक थी वह गुम हो गई, भूल गई, खो गई. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से भी उसे अपना पाठ समझने में कठिनाई हो रही थी. Now it was impossible. अब तो यह असंभव था. Day after day, the teacher would cane him unmercifully. ये दिन प्रतिदिन अध्यापक निर्दय होकर उसे पीटते थे. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. उसकी ऐसी हालत हो गई थी उसके ममेरे भाइयों को भी अब उस पर शर्म आने लगी थी, यानी कि उसके मामा के लड़कों को भी उस पर शर्म आने लगी थी. They began to jeer and insult him more than the other boys. वे दूसरे लड़कों से भी ज्यादा उसे चिढ़ाने लगे और उसकी बेइज्जती करने लगे. He went to his aunt at last. आखिरकार वह अपने मामी के पास गया and told her that he had lost his book. और उनसे उसने बोला कि उसकी जो पाठ्य पुस्तिका है वह खो गई है, भूल गई है, उसकी किताब भूल गई है. His aunt pursed his lips in contempt. उसकी मामी ने गुस्से में अपने होठ भींच लिए and said, और बोली, you great clumsy country lout, तुम बहुत पागल गंवार हो. I afford with all my family, मैं अपने पूरे परिवार के साथ कैसे तुम्हारा एक महीने के to buy your new books 5 times in a month, एक महीने में 5 किताबों का खर्चा उठा सकती हूँ. उसकी मामी ने गुस्से में अपने ओठ भींच लिए और बोली, तुम बहुत पागल गंवार हो, मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारा एक महीने में 5 बार किताबों का खर्चा उठा सकती हूँ. द नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात स्कूल से वापस घर आते हुए फटिक हैड ए बैड हेडेक, फटिक के सिर में एक बहुत तेज दर्द था. विथ ए फिट ऑफ शिवरिंग, और वह कांपते हुए दौड़ पड़ा. ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है. हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी नॉनसेंस टू हिज आंट, उसे सबसे ज्यादा इस बात का डर था कि मामी इसे उसी की बेवकूफ़ी कहेंगी, मतलब किसमें भी उसी की दोस्त देंगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नाउ वेयर टू बी सीन, अगली सुबह फटिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया. ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फर्टिल, जो आस पड़ोस में ढूंढने से भी कहीं उसे पता नहीं चला, सब बेकार गया ढूंढना. द रेन हैड बीन पोरिंग in torrents all nights, and those who went out in search of the boy got drenched through the skin. पूरी रात बारिश होती रही थी और जो भी लड़के को ढूंढने गए वह पूरी तरह से भीग गए. At last December asked him from the help from the police, लास्ट में मतलब अंत में दिसंबर ने पुलिस की सहायता ली. एट द एंड ऑफ द डे ए पुलिस वैन स्टॉपेड एट द डोर बिफोर द हाउस, दिन के आखिर में यानी कि शाम के वक्त एक पुलिस की गाड़ी आकर के उसके घर के सामने रुकी. इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर
all flooded, और अभी भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भर गया था. 2 constables brought out Fatik in their arms and placed him before Bisambar. 2 पुलिस कांस्टेबल फटिक को अपनी भुजाओं में, अपने बाहों में लेकर के आए और बिसंबर के आगे खड़ा कर दिया, रख दिया. He was wet through from head to foot. वह सर से पैर तक पूरी तरह से भीग गया था. Muddy all over, पूरी शरीर में कीचड़ से सना हुआ था. His face and eyes flushed red with fever. उसके चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो गए थे. And his limbs all trembling, और उसका पूरा शरीर कांप रहा था. बिसंबर carried him in his arms and took him into the inner apartments. बिसंबर उसे गोदी में उठा करके अंदर की ओर ले गया, घर के अंदर ले गया. When his wife saw him, जब उसकी पत्नी देखी, she exclaimed, तो वह बोली, what a heap of trouble this boy has given us. Hadn't you better send him home? इस लड़के ने तो हमें परेशान करके रख दिया है, क्या अधिक अच्छा नहीं होगा कि तुम इसे उसके घर भेज दो. फटिक heard her words and sobbed out loud. फटिक उन शब्द को रोते रोते जोर से कहा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम. मामा जी, मैं घर ही जा रहा था. बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये मुझे वापस यहाँ घसीट करके ले आए. द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज हो गया. एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस, और पूरी रात बुखार की वजह से जो लड़के का शरीर है वो तपता रहा. बिसंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, बिसंबर ने एक डॉक्टर को बुलाया. फटिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड विथ फीवर, फटिक ने अपनी बुखार से भरी आंखें खोली. एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, छत की तरफ देखा. एंड सेड वैकेंटली, और खाली देखते हुए शांति से कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट. मामा जी, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूं? बिसंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आई, बिसंबर ने अपने आंसू पोछे और फटिक के पतले जलते हुए हाथ, एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज own and sat by him through the night. The boy began again to mutter. बिसंबर ने अपने आंसू पोछे और फटिक के पतले जलते हुए हाथों को पकड़ करके पूरी रात उसके पास बैठे रहे. लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा, यानी कि फटिक फिर से बड़बड़ाने लगा. एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, आखिरकार उसकी आवाज़ उत्तेजित हुई. मदर, ही क्राइड, वह चीखा, माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट, माँ मुझे ऐसे मत मारो. मदर, माँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ. द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन थोड़ी देर के लिए फटिक को होश आया. ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, वह कमरे में अपनी नज़र घुमाया. एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे कि उसे आशा हो किसी के आने की. At last, with an air of disappointed, his head snapped back on the pillow. आखिरकार निराशा के साथ उसका सिर वापस तकिए पर लुढ़क गया. He turned his face to the wall with a deep sigh. उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और एक गहरी सांस ली. Bisambar knew his thoughts and bending down his head whispered, Fatik, I have sent for your mother. बिसंबर उसके मन की बात समझ गए थे. अपना सिर नीचे करके धीरे से बोले, फतिक, मैंने तुम्हारी मां को बुलवाया है. The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. वह दिन बीत गया. डॉक्टर ने चिंताग्रस्त आवाज में कहा कि लड़के की हालत बहुत नाजुक है. फटिक began to cry out. फटिक जोर से चिल्लाने लगा. By the mark 3 fathoms, by the mark 4 fathoms, by the mark, वह
जो चिल्लाने लगा, वह निशान 3 फैदम, वह निशान 4 फैदम, वह निशान। तो या वो अपने एक तरह से फार्मूले को रट रहा था, चिल्ला रहा था। ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्ट्रीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द प्लम लाइन। उसने नदी में स्टीमर के नाविक को साहुल रेखा के पास यह बोलते हुए सुना था, उसी को वह बोल रहा था। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफैदमेबल सी। अब वह स्वयं अथाह सागर की गहराई नाप रहा था। लेदर इन द डे फतिक्स मदर ब्रस्ट इन टू द रूम लाइक ए whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice। अगले दिन फटिक की माँ चक्रवात की तरह कमरे में प्रविष्ट हुई और तेज आवाज में इधर से उधर गिरकर विलाप करने लगी, रोने लगी। December tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Fatik, my darling, my darling." Fatik stopped his restless movements for a moment. दिसंबर ने उसकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पलंग से चिपक कर चिल्लाने लगी, "फटिक मेरा प्यारा बेटा, फटिक मेरा प्यारा बेटा।" फटिक at the moment his फटिक stopped his restless moments for a moment। फटिक अपनी बेचैनी में एक क्षण के लिए रुका। His hands ceased beating up and down। उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। He said, "आह", उसने कहा, "आह।" The mother cried again। माँ फिर से चीखी, "फटिक my darling, फटिक मेरा प्यारा बेटा, मेरा बेटा।" फटिक very slowly turned his head and without seeing anybody said, "Mother, the holidays have come." फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी की तरफ देखे बोला, "माँ, छुट्टियां आ गई है।" इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लीजिएगा। अगर वहाँ भी अगर नहीं मिलता, वहाँ पे होगा ही होगा। टेलीग्राम में आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम में जा करके आप आसानी से सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। तो अब अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। Subscribe Education Online and don't forget to press the bell icon for more update. Thank you.